नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जीएस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो उत्तर प्रदेश की जो एलटी ग्रेड की भर्ती आई है उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जो इसका एग्ज़ाम जो है नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के स्टार्टिंग में होगा। अगर यहाँ नहीं हुआ तो ये एग्ज़ाम आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपके पास अभी भरपूर मौका है। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी कंप्लीट जो है स्ट्रैटेजी जो है दी जाएगी, कंप्लीट वीडियो दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि जीएस और जीके के 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब टोटल 60 नंबर के जो है क्वेश्चंस होंगे। ये 60 नंबर के क्वेश्चंस मैं आपको पूरी तरीके से जो है तैयारी कराऊंगा। टॉपिक टू टॉपिक वाइज भी होगा और जैसा आज का पेपर है वैसा भी मैं आपको पेपर्स देता रहूँगा। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। सोशल स्टडीज़, सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो है कंप्लीट जो एलटी ग्रेड में सिलेबस दिया गया है उसको भी मैं आपको कंप्लीट जो है वीडियोस में दूंगा। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ लेकर सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट है वह है 30 लाइक्स का, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए डेली इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है और जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये 5 में से 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो फैक्ट्री थी वो कहाँ लगाई गई थी? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आंसर है सूरत में। ये पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में लगाई गई थी और ये फैक्ट्री स्थायी फैक्ट्री थी, इसका स्थायी फैक्ट्री थी। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लीजिए। 1613 में पहली स्थायी फैक्ट्री लगाई गई थी सूरत में। तो इससे पहले जो है अस्थायी फैक्ट्री लगाई गई थी, तो वो कब लगाई है? 1611 में अस्थायी फैक्ट्री लगाई गई थी। अस्थायी फैक्ट्री लगाई गई थी जहांगीर के शासनकाल में मसूलीपट्टनम में जो है ये फैक्ट्री लगाई गई थी, अस्थायी फैक्ट्री। ये बात है। इससे भी पहले जो है कैप्टन हॉकिंस ने जो है 1608 में फैक्ट्री लगाने की जो है मतलब जो है सूरत में फैक्ट्री लगाने की डिमांड करी थी, लेकिन उनको ये परमिशन नहीं मिली थी। फिर बाद में जाकर के 1611 में जहांगीर के शासनकाल में मसूलीपट्टनम में ये अस्थायी फैक्ट्री लगाने को मिला। यहाँ पे अगर ऑप्शन मसूलीपट्टनम का होता तो आप पहले उसी का आंसर जो है ऑप्शन लगाइएगा। वैसे तो क्वेश्चन में दोनों आंसर नहीं मिलते हैं, ऑप्शंस नहीं मिलते, या तो मसूलीपट्टनम होगा या फिर सूरत होगा। अच्छा, वर्ष जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूरत में 1613 और मछलीपट्टनम में 1611 पहले अस्थायी फैक्ट्री, फिर उसके बाद स्थायी फैक्ट्री। यहां तक ये बातें याद रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो देखिए, औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, इस गवर्नर जनरल का नाम था सर जॉन चाइल्ड था। याद कर लीजिए कि चाइल्ड जैसे बच्चों जैसी हरकतें करता था, इसलिए औरंगजेब ने इसे निकाल दिया था। इसका मूल कारण क्या था कि औरंगजेब के जो बंदरगाह थे तो उसमें जो है इसने रोक टोक लगाना शुरू कर दिया था। और यहाँ तक कि जो हज जाने वाले जो है लोग थे उसको भी जो है रोकने का प्रयास किया था, जिससे जो है औरंगजेब नाराज हो गया था। इस वजह से जो है औरंगजेब को उसके सामने ये चाइल्ड को जो है सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के सामने प्रस्तुत होना पड़ा था। इसके लिए उसको माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी है और ये बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था या ब्रिटिश प्रभुत्व सत्ता को स्थापित किया था? अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि इसमें बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध 2 ऑप्शंस है। कई लोग बक्सर का युद्ध लगा देते हैं और कई लोग प्लासी का। क्वेश्चन को समझना है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, ये बात हो रही है। तो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था प्लासी के युद्ध से। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इस युद्ध को हम एक पूरी तरीके से कूटनीति युद्ध भी कहते हैं, कूटनीतिक युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जो है जाफर,
वो जो है इसके जो है मतलब युद्ध की तरफ से था। तो मीर जाफर जो है अंग्रेजों की तरफ मिल गया, जिसकी वजह से ये युद्ध हारना पड़ा था, इसलिए इसे कहते हैं कूटनीतिक युद्ध। अगर ऑप्शंस में बक्सर ये ना और प्लासी का युद्ध ना दिया हो तो आंसर हो जाएगा बक्सर को, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये युद्ध जो है पूर्णतः सैनिक जो है जीत थी, पूर्णतः सैनिक युद्ध था, कोई चीटिंग नहीं थी पूरी तरीके से। और बक्सर के युद्ध में 3 सेनाओं को उसने हराया था, बंगाल के नवाब को, अवध के नवाब को और मुगल सम्राट को भी हराया था। इन 3 सेनाओं को एक साथ हराया था, इसलिए इसे पूर्णतः सैनिक। तो अगर वास्तविक सत्ता की हम बात करें तो बक्सर का युद्ध को हम वास्तविक सत्ता को हम मान सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश की वास्तविक सत्ता स्थापित हुई थी, वह है बक्सर का युद्ध। अगर हम सिर्फ केवल यह बात माने कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था तो प्लासी का युद्ध। यहां तक इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस में जब छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन जब पूछते हैं तो हम जो है अक्सर जो पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं उनको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये क्वेश्चन का आंसर है क्या, ठीक है। और वो आता हुआ भी क्वेश्चन, पढ़ा हुआ भी क्वेश्चन उस रूप में नहीं पढ़ते हैं और वो गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ गलत नहीं करनी है। और ये मैं बता दूं कि 5 में से 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी वो हुई थी कॉर्नवालिस वर्सेस टीपू सुल्तान के बीच हुई थी, आंसर हो गया। तो टीपू सुल्तान वर्सेस कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम संधि का संबंध है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान जो है हार जाता है और टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा भाग जो है मतलब ब्रिटिश को देना पड़ता है। उसके साथ साथ 3 करोड़ रुपए भी देना पड़ता है, ठीक है। कॉर्नवालिस ने इसी में जो है ये स्टेटमेंट दिया था कि हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया है, अपाहिज कर दिया है, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इंक्लूडिंग जो है कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट भी। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉर्नवालिस मतलब किस युद्ध के लिए जो है कॉर्नवालिस ने कहा था कि मैंने अपने शत्रु को पंगु बना दिया है, ठीक है। तो आंसर है सी, टीपू सुल्तान या तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध या श्रीरंगपट्टनम की संधि में कहा था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैगिनॉट रेखा जो है किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो जी ये 2 मैगिनॉट रेखा है, ये किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? आंसर है फ्रांस और जर्मनी के बीच, आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, बरमूडा त्रिकोण, बरमूडा ट्रायंगल जिसे कहते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से किन तक जो है विस्तृत है? तो बरमूडा ट्रायंगल का संबंध जो है किन जो है जगह से है? तो यहाँ पे आंसर जो है वो है दक्षिणी फ्लोरिडा, पुर्टो रिको, ये नहीं, ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है ये 3 जो है, इसीलिए तो ट्रायंगल में 3 जो है कॉर्नर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस कॉर्नर की, तो ये होगा फ्लोरिडा का जो शहर है, जैसे दक्षिणी फ्लोरिडा की बात कर रहे हैं, मियामी शहर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मियामी शहर हो गया। यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल है, बरमूडा है, और यहाँ पे पोर्टो रिको है। और ये जो ट्रायंगल है ये उत्तरी अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है। तो इस चीज को ध्यान रखना, उत्तरी अटलांटिक ओशियन, उत्तरी भाषा भी याद रखना, उत्तरी अटलांटिक ओशियन का जो है हिस्सा है। अब ये ऐसा है क्या इसमें? तो ये जो है एक तरीके से जो है नॉर्मली जो है इसमें कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ शक्तियाँ हैं और कंपास काम करना बंद हो जाता है, नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हवाएं होती हैं वो इतनी यहाँ पे प्रबल होती हैं जिसकी वजह से भंवर उठते हैं, और जिसकी वजह से इन भंवरों की वजह से जो है प्लेन्स जो है, पानी के जहाज जो हैं यहाँ पे डूब जाते हैं, या फिर बहुत सारी जो होता है ये सब चीज़ें मेन होती हैं। और इस जो है एरिया में मीथेन का रिसाव भी सबसे ज़्यादा होता है, ये बात भी ध्यान रखें। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है बरमूडा ट्रायंगल में किस गैसों का रिसाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना मीथेन। देखिए जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके होते हैं वो चाहे किसी भी स्टेट के एग्जाम में पूछा गया हो,
एलटी ग्रेड का एग्जाम सिंपल है, सिलेबस भी बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हलवा दे देंगे और तुमको बच्चों बच्चों के क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सारी ऐसी बेसिक जानकारियां होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्वालामुखी पर्वत जो है माउंट सेंट हेलेंस जो है कहां पर स्थित है? तो देखिए ये ज्वालामुखी जो है ये स्थित है यूएसए में, अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका सबसे अधिकतम योगदान है? तो देखिए सागरीय जल में लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है, और कौन सी सबसे ज्यादा होगी? तो सोडियम क्लोराइड की लवणता सबसे ज्यादा होगी। अगर सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नहीं होगा तो सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। तो क्लोराइड से क्लोराइड याद रखिएगा, सोडियम और मैग्नीशियम, कहते हैं ना तुम्हारे शरीर में सोडियम और मैग्नीशियम की जो है ज़्यादा, सोडियम लेना थोड़ा कम कर दीजिए, है ना, मैग्नीशियम की भी मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। पहला नंबर है फर्स्ट जो है ये है, और सेकंड जो है मात्रा सबसे ज़्यादा है मैग्नीशियम क्लोराइड की। इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की मूल जो प्रति को डैश डैश में रखकर सुरक्षित रखा जाता है। तो मूल जो प्रति है उसको किस में रखकर सुरक्षित रखा गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है हीलियम। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो देखिए प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बात भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल भारत में संविधान दिवस जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत में जो संविधान दिवस की मनाए जाने की जो शुरुआत होती है वो है 2015 से मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से कितने देशों से गुजरती है? तो देखिए भूमध्य रेखा जो है ये ग्लोब है, तो ये जो बीच की जो इक्वेटर लाइन होती है इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री वाली रेखा, ठीक है। ऊपर जो 23.5 डिग्री है इसे कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे जो है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसे मकर रेखा कहते हैं। तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी धीरे धीरे करके। तो भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें तो ये जो है 13 देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है। कई बुक्स में 12 देश भी दिए जाते हैं आप, लेकिन याद रखिएगा 13 आंसर है यहाँ पे 13। अच्छा, अब याद रखने वाली बात क्या है कि 13 देशों के नाम तो आपको याद रखने होंगे, तो मैं आपको इसका जो है एक जो है कीवर्ड में बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप समझिए कि दक्षिण अमेरिका में ये रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है, ये बात आप याद रखना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका के ये 6 देशों से होकर गुजरती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये 6 देशों से होकर गुजरती है। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया की जो है बचे हो गए 4, तो ये 4 देशों से होकर गुजरती है। तो इतने बात को आपको याद रखना है। सीबीआई सो गया काका की कमाई से, ऐसा जो है हमने एक कीवर्ड बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार किस वर्ष जो है 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो अगर हम 14 वाणिज्यिक बैंकों का पहले 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बाद में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और ये 14 राष्ट्रीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये फोर्थ जो है पंचवर्षीय फिफ्थ जो है ईयर प्लान के तहत ये किया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। तो आंसर है 1969 में। अगर पूछा जाए कि 6 अन्य जो है बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 14 के बाद, तो ये 1980 में हुआ था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये बात भी याद रखना है। सिक्स्थ, और ये हुआ था 6 सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था, 1980 में हुआ था, ठीक है। 1995 में पहली बार जो है बैंकिंग लोकपाल बिल जो है पास किया गया था। तो बैंकिंग लोकपाल जो है आया था 1995 में। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति का नाम आता है भील जनजाति। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। तो दूसरी जनजाति का नाम है गोंड, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो है थर्ड नंबर की संथाल। और टोडा जो जनजाति है ये निवास कहाँ करती है? एग्जाम में जो पूछा जाता है मैं वही बता रहा हूं। तो ये निवास पूछा जाता है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत में निवास करने वाली ये जनजाति। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पर्वत के में जो है स्थान में निवास करती है? तो वो टोडा जनजाति है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टोडा जनजाति के लोग जो है बहुपति प्रथा यहाँ पे प्रचलित है। तो क्या है? आमतौर पे बहुपति प्रथा, मतलब एक औरत के कई पति जो है यहाँ पे हो सकते हैं। तो बहुपति प्रथा जो है यहाँ पे प्रचलित है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। भारत में सर्वाधिक जो है वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो देखिए, भारत में अगर सर्वाधिक वर्षा की बात हो रही है तो ये उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हाँ माफ कीजिएगा, भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे ज्यादा हमें वर्षा देखने को मिलती है। उत्तर पूर्वी मानसून से जो है भारत में तमिलनाडु को सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ये बात को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। एक बात और, कई बार मैं पढ़ाता हूं तो कई बार मुझसे जो है पढ़ाने के समय ही गलतियां हो जाती हैं। मेरे ध्यान में कमी की वजह से हो सकती है, मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि मैंने ही ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को, बस पढ़ता चला गया और आंसर दे दिया, है ना, या फिर मैंने कुछ पुराने क्वेश्चंस के बेस के आधार पे कुछ दिमाग लगा लिया। तो ऐसा हो जाता है, कई बार मुझसे पढ़ाने में गलतियां हो जाती है और मैं आंसर गलत बता देता हूं। वैसे ऐसा कोशिश रहती है मेरी कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊं उसमें मैं पहले ही चेक कर लेता हूं कि क्या मैंने कोई गलत तो नहीं किया, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर हो ही जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर दिया करिए कि सर ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर आप चेंज कर दीजिए। तो वैसे तो मैं वीडियो में तो आंसर नहीं बदल सकता क्योंकि वीडियो तो अपलोड हो चुका है, तो मैं कमेंट में जो है वो आंसर जो है उसका कमेंट में डाल दिया करूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन का करेक्शन आंसर ये होगा। ठीक है, तो कई बार होता है गलतियां, उसके लिए मैं आपको बस यही कहूंगा कि आप कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कई लोग तो बस देखते चले जाते हैं, उनको पता भी होता तो शायद नहीं करते होंगे, या उनको नहीं पता होता है ना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक क्वेश्चन भी गलती हो जाए, क्योंकि मुझे अभी भी कई बार ऐसा होता है कि हम भी जब तैयारी करते थे तो क्वेश्चन कोई पढ़ा रहा है, हमने कुछ आंसर लिखा, मुझे कुछ और पता था और मैं अक्सर आंसर ये गलत कर देता था। तो ये नॉर्मली होता है, फिर हमें गुस्सा आता था कि अरे उसने पढ़ाया था साला गलत पढ़ा दिया, तो ऐसा होता था। लेकिन हम आपसे यही कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश रहता है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सटीक आंसर दूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? देखिए, भारत में जो सबसे ज्यादा कोयला निकलता है वो दामोदर घाटी से निकलता है, दामोदर घाटी से निकलता है। ये ऑप्शन भी दिया होगा अगर दिया होगा। और ये दामोदर घाटी किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इस घाटी में कोयला की मात्रा है और ये क्रम जो है गोंडवाना। तो आंसर है यहाँ पे किस शैल क्रमों में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत में कोयला सबसे अधिक देखने को मिलता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मेरियाना खाई जो है किस महासागर तल पे स्थित है? तो मेरियाना जो ट्रंच है ये आंसर है यहाँ पे 17वें का पश्चिमी प्रशांत महासागर के तल पर स्थित है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल तो मैं जो भी क्वेश्चन देता हूं वो इंपॉर्टेंट ही होता है, मैं फिर भी कुछ बातें कभी कभी हो जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जो है रेलगाड़ी का संचालन मुंबई से थाने ये था, मुंबई से थाने के बीच में किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, डायरेक्ट इस क्वेश्चन में वर्ष भी पूछता है। तो मुंबई से थाने के बीच में जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी 1853 में, 1853 में चली थी। और ये ट्रेन चलाई थी डलहौजी ने चलाई थी।
डलहौजी ने चलाई थी। और ये कितने किलोमीटर ट्रेन चली थी? तो 34 किलोमीटर की रेंज थी। इसमें कितने डिब्बे थे? इसमें 13 डिब्बे थे, ठीक है। और 4 इंजन लगे थे, भाप के इंजन से जो है ये चलाई गई थी, ये बात भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर रेलवे के विकास की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास किसने किया था? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है भारत में रेलवे के विकास किसने किया था? तो कर्जन ने किया था, ये बात याद रखना। भारत में रेलवे बोर्ड का गठन भी कर्जन ने किया था। रेलवे बोर्ड का गठन किया था, का गठन हुआ था कर्जन के काल में, ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बहुत पूछा जाता है कि जितने भी इस्पात उद्योग हैं उनकी जो है वो किसके सहयोग से बनाए गए थे ये, क्योंकि भाई भारत में इतनी तो क्षमता थी नहीं उस समय, है ना, सब अपना धर्म कर्म में लगे हुए थे, तो ये क्षमता आएगी कहाँ से? तो जो भी लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे वो किसी न किसी देश के सहयोग से किए गए थे। तो देखिए दुर्गापुर जो कि इस्पात उद्योग था ये कहाँ था? तो दुर्गापुर इस्पात उद्योग जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। और ये जो है ये स्थापित हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि राउर जो रूस के से स्थापित हुआ था, एक सेकंड में भूल रहा हूँ, ठीक है याद आ गया। देखिए ये दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग जो है ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। रूस के सहयोग से कौन सा हुआ था? तो भिलाई लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जर्मनी के सहयोग से राउरकेला जो है इस्पात उद्योग खोला गया था, ये कहाँ है? उड़ीसा में है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा में है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पहली जो लौह इस्पात जो है फैक्ट्री लगाई गई थी वो कौन सी थी? तो पहली टिस्को थी, जो कहाँ लगाई गई थी? जमशेदपुर में। और ये कहाँ है? ये झारखंड में। कब लगाई गई थी? 1907 में लगाई गई थी, ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सबसे उत्तम लौह अयस्क कौन सा है? तो देखिए सबसे उत्तम लौह अयस्क की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत सारे हैं और ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क है इसे कहते हैं मैग्नेटाइट, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 70 से 75% होती है। आपको बस केवल ध्यान रखने की बात है कि 70 से 75% एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा कि 72%, 73% इस तरीके से होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हेमेटाइट में जो है लौह अयस्क की मात्रा जो है 60 से 70% के बीच में होती है, ठीक है। भारत में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट ही पाया जाता है। हेमेटाइट की मात्रा भारत में लौह अयस्क की मात्रा सबसे ज़्यादा इसी की पाई जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट है लिमोनाइट में जो है जल युक्त लौह अयस्क इसे कहते हैं, इसमें जल युक्त लौह अयस्क कहते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जल युक्त लौह अयस्क कौन है? तो लिमोनाइट है, ठीक है। ये पाया जाता है 30 से 50% के बीच में। और सिडेराइट जो होता है ये सबसे निम्न कोटि का जो है लौह अयस्क होता है, जिसमें जो है इसकी मात्रा 30 से 40% के बीच में होती है, लोहे की मात्रा, ठीक है। बात यहां तक समझ गए? इन सभी फैक्ट्स को आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच संकोच नदी सीमा बनाती है? तो ये संकोच नदी जो सीमा बनाती है वो किन राज्यों के बीच में बनाती है? तो आंसर है असम और पश्चिम बंगाल के बीच में ये सीमा बनाती है। अगर हम दो देशों की बात करें तो ये नदी भारत और भूटान से संबंधित है, भूटान। तो ये दो देशों के बीच सीमा बनाती है। भूटान में इस नदी को द्रांगमे छू कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रांगमे छू जो है नदी इसको कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी
लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। आंसर है ऑप्शन ए। और ये कब की गई थी? तो 1871 में ये इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। ठीक है। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, 1857 की क्रांति जो है वो हुई थी मंगल पांडे के द्वारा भड़काई गई थी, शुरू की गई थी। और इसकी शुरुआत जो है चर्बी वाले कारतूस और सुअर की चर्बी के कारतूस में इस्तेमाल करने की वजह से हुई थी। एनफील्ड राइफल में ये कारतूस इस्तेमाल किया जाता था, जिसका जो है सैनिक लोग जो है उसको दांत से चबा करके उसको जो है रिफिल करना पड़ता था, फिर फायर करना पड़ता था, जिसकी वजह से धर्मभ्रष्ट और इस तरीके से धार्मिक जो है अवहेलना की वजह से जो है ये क्रांति शुरू हुई थी, जिसमें मंगल पांडे ने जो है एक अपने सैनिक अधिकारी की जो है हत्या भी कर देते हैं इसके एवज में। ठीक है। फिर धीरे धीरे ये क्रांति जो है पूरे जो है देश में फैलने लगती है और जगह जगह में। तो लखनऊ में इसका नेतृत्व किया था हजरत महल ने। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि झांसी में इसका नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई, हम सभी को पता है। लेकिन बरेली से किसने किया था? तो बरेली से इसका नेतृत्व किया था खान बहादुर ने। खान बहादुर ने किया था। और कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से इसका नेतृत्व किया था नाना साहब ने। आंसर ध्यान रखिएगा, कानपुर से नाना साहब ने किया था, जिसकी हेल्प की थी तात्या टोपे ने। ठीक है। तात्या टोपे ने, तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडु, ऐसे कुछ नाम था उनका, है ना, ये बात याद रखिएगा। उनका उपनाम भी था। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। और बिहार से किसने किया था? तो बिहार से कुंवर सिंह थे, उन्होंने किया था। ये बातें याद रखिएगा। अच्छा, 1857 की क्रांति का जो है क्या बोलते हैं, झंडा क्या था, झंडे का साइन क्या था? तो कमल और रोटी था। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कमल एंड रोटी जो है इसका सिग्नेचर साइन था, मतलब झंडे में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करी थी? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो इसमें जो है ग्वालियर के सिंधिया सबसे ज्यादा मददगार साबित हुए थे अंग्रेजों के लिए। ये सब अंग्रेजों के लिए ही काम करते थे। ठीक है। इनका विकास अंग्रेजों के समय हुआ था, जिसमें जो है कैनिंग ने कहा भी था, स्टेटमेंट भी दिया था। कैनिंग का ये स्टेटमेंट है कि अगर सिंधिया परिवार इस जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उतर आता तो हमको यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर के भागना पड़ता। ठीक है, ये बात भी याद रखना। इसके अलावा कौन थे? एक और नाम याद रखिएगा, हैदराबाद के नवाब। हैदराबाद के नवाब भी जो है अंग्रेजों का इसमें साथ दिया था। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो देखिए, भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था वह है चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। और इसकी अगर जो भगवद गीता की जो प्रस्तावना थी वो किसने लिखी थी? तो प्रस्तावना लिखी थी वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। ये बात भी याद रखिएगा, किसने? हेस्टिंग ने लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो वैसे तो ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक काम नहीं किया था, लेकिन पहली बार ऑफिशियली भारत में शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को बढ़ाने के क्षेत्र में 1 लाख रुपए की एड दी थी, राशि दी थी। यह है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। ठीक है, आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस विकास पर जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन जो कि लाई गई थी शिक्षा के क्षेत्र में लाई गई थी। ये बात तो आपको याद रखनी है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी ये रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट जो है प्राथमिक शिक्षा को सुधारा जाए और उस पर विकास किया जाए, इस पर जोर दिया था। तो ये हंटर कमीशन जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया था 19
3 में उसका नाम है द इंडियन ओपिनियन। यहाँ पे वर्ष, नाम और ये जगह, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये जो पत्रिका थी ये 3 भाषाओं में जो है प्रकाशित हुई थी। ये पत्रिका थी 4 भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखना, एक तो गुजराती भाषा में हुई थी, दूसरा हिंदी भाषा में हुई थी, तीसरा अंग्रेजी भाषा में हुई थी, और चौथा जो नाम है वो है तमिल। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन नहीं हुआ था। उर्दू भाषा में इसका नहीं हुआ था। तो आपसे अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस जो है भाषा में हुई थी। तो गुजरात, हिंदी, अंग्रेजी। गुजराती थे, हिंदी भाषा हमारी जो है लैंग्वेज को समझ लीजिए, अंग्रेजी अंग्रेज थे, और ताकि अंग्रेज भी पढ़ सके। तमिलियन और जोड़ लीजिए अपने डेटा में। उर्दू को बिल्कुल भी हटा दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन जरूर देगा। बाकी भले ही ना पूछे, लेकिन पूछेगा इनमें से कौन सी भाषा में प्रकाशन नहीं हुआ था। तो आंसर उर्दू है। ठीक है, याद रहेगा। 1903 में जो है इसका प्रकाशन भी हुआ था। अगले क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड जो है मार्तंड प्रकाशित हुआ था। तो ये जो पहला समाचार पत्र था ये प्रकाशन किया था जुगल किशोर ने। जुगल किशोर शुक्ल थे। ठीक है, जुगल किशोर शुक्ल ने ये स्थापित किया था। और ये कहां से किया था? तो ये कलकत्ता से स्थापित किया था। आंसर है ऑप्शन यहां पे ए। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारे जो 30 क्वेश्चंस थे जीएस से रिलेटेड वो सभी समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा, शेयर कीजिए अपने चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट है वह भूलिएगा नहीं, 30 लाइक्स का टारगेट है। बहुत ही कम है, टारगेट बहुत छोटा रखते हैं ताकि सिर्फ केवल मोटिवेशन के लिए है। कोई भी वीडियो से रिलेटेड कमियां हो, कुछ भी आपको टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, मुझे मेरे पास सारे तरीके के जो है डेटा है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल नोट्स में शेयर कर सकता हूँ सब कुछ। आप बस कमेंट करिए और मैं आपको वो चीज़ दे दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।